जय उत्तराखंड। पहाड़ की संस्कृति में आप सभी हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दगड़ा राजेंद्र और आज अब विषय छ उत्तराखंड बेटी अंकिता भंडारी ते न्याय कब मिलल। आप सभी ते मालूम है कि 2 साल पूरा हो गए अंकिता भंडारी केस पर, लेकिन अभी तक कोई भी फैसला नहीं हुआ है। जे अंतर्गत 4 दिसंबर 2024 अकन आशुतोष नेगी और अंकिता भंडारी माँ और पिताजी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देहरादून में, तो वे कुछ अंश आप सुनो और हम आशा करदा कि अंकिता भंडारी ते जल्दी से जल्दी न्याय मिलल और उनकी आत्मा ते शांति दें। एडजस्ट हो गए। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पत्रकार मित्रों का, आप लोगों का देखिए, ये तो एक गरीब घर की कहानी है बहुत, और अगर पत्रकारों का इसमें सहयोग नहीं होता तो आज हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम 2-2.5 साल से इस लड़ाई को जिंदा रखा हुआ। पहली उपलब्धि तो हमारी ये है कि आप लोगों के सहयोग से हम इस लड़ाई को जिंदा रखे हुए हैं, और लड़ाई 2 साल से जेल के अंदर है, इनको बेल नहीं मिल पाई। इसलिए सबसे पहले तो आप सब पत्रकार साथियों का धन्यवाद करना चाहते हैं कि लगातार जो आपने हमें सहयोग किया उसका संज्ञान कहीं ना कहीं कोर्ट ने भी लिया और हाई कोर्ट ने भी इन्हें बेल नहीं दी। तो मुझे लगता है कि जो मीडिया में चीजें आती है या पब्लिक डोमेन में जो चीजें आती हैं उसका कोर्ट भी संज्ञान लेता है, और इसी वजह से हम ये प्रेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब पहले तो मैं आपको, बाद में आपके जो भी सवाल होंगे उसके मैं उत्तर दूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा स्टेटस बता देता हूं कि केस का स्टेटस क्या है अभी। तो पहले मैं बात करता हूं कि कोटद्वार में जहां केस चल रहा है वहां पे क्या स्थिति है। देखिए, इसमें 97 गवाह बनाए गए थे एसआईटी के द्वारा, और 97 में से 47 गवाह जो है वहां पे बुलाए गए और उनकी गवाही कंक्लूड हो गई है। और आप बोल रहे होंगे कि पूरे क्यों नहीं बुलाए गए, तो ऐसा जो हमारे वकील हैं उनका ये कहना था कि यही इंपॉर्टेंट है, और जो दोबारा जिनको बुलाना पड़ेगा तो देख लेंगे, लेकिन उनकी बुलाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो भी यही बात बोलेंगे जो 47 लोग बोल चुके हैं। मतलब जो तथ्य 47 ने देने थे वही 97 ने देने थे, तो वो एक तरह से गवाही कंक्लूड हो गई है। तो उसमें जो लास्ट गवाही चल रही थी वो जो जो जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन किए था, जो विवेचक जिसे आप बोलते हैं, आईओ जिसे बोलते हैं, उनकी गवाही चल रही थी। अगस्त में उनकी गवाही कंक्लूड हो गई थी। उसके बाद उनका क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा था, करीब 3 महीने तक उनका क्रॉस एग्जामिनेशन जो हत्यारों के वकील हैं उन्होंने किया। उन्होंने तमाम सवाल उनसे पूछे, और फाइनली अब कोटद्वार कोर्ट में 6 तारीख को अब जो हत्यारे हैं, जो आरोपी हैं, उनके बयान दर्ज होंगे। 313 के जो बयान बोले जाते हैं, एक लास्ट अपॉर्चुनिटी उन्हें दी जाती है कि आपको अपने बारे में कुछ कहना है तो कहिए आप। तो उसके बाद फिर ये समझिए कि कोटद्वार कोर्ट में तो केस लगभग पूरा हो ही गया है, और वहां पे जो भी सजा इनको होनी होगी वो हो जाएगी। लेकिन हमारी चिंता का ये विषय है, और इसे हम पब्लिक डोमेन में भी लाना चाहते हैं, कि इस केस के दौरान सब जगह चर्चा थी कि जो भाजपा की यमकेश्वर की विधायक है रेणु बिष्ट, उन्होंने अंकिता का कमरा जेसीबी से तोड़वाया 23 तारीख की रात को, 23 सितंबर 2022 की रात को तोड़वाया। और जो चार्जशीट थी एसआईटी की, उसमें उन्हें 89 नंबर का गवाह भी बनाया गया था रेणु बिष्ट को। तो हमारी चिंता का विषय यह है कि अभी तक कोर्ट ने रेणु बिष्ट को तलब ही नहीं किया है कि उनसे उनकी बात पूछी जाए कि आपको क्या कहना है। ये बड़ा चिंता का विषय है कि एसआईटी एक और उन्हें गवाह बनाती है और दूसरी तरफ उन्हें प्रस्तुत भी नहीं किया जाता कोर्ट में। आखिरकार क्यों? क्या उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है? हमें तो यही महसूस होता है। दूसरी बात, अभी तक क्या था कि रेणु बिष्ट के खिलाफ हम लोग सब लोग कहते थे, मीडिया में बात चलती थी या पब्लिक डोमेन में बात चलती थी कि इनके खिलाफ कंक्रीट अभी तक कोई गवाही नहीं है। लेकिन अब कोर्ट में एक गवाही भी, जो दीपक वहां पे जेसीबी ऑपरेटर था, उसकी गवाही भी पड़ी है। उसने धारा जो 201 होती है आईपीसी की, अब तो भारतीय दंड संहिता है लेकिन ये मुकदमा पुराना है, तो 201 की वो आरोपी बनी, साक्ष्य मिटाने की आरोपी बनी रेणु बिष्ट। तो कोर्ट को उन्हें 201 का आरोपी बनाना चाहिए था रेणु बिष्ट को, और उनके खिलाफ भी मुकदमा वहां चलना चाहिए था। तो एक और तो ये कोटद्वार कोर्ट में केस कंक्लूड हो रहा है, लेकिन हमें ये लग रहा है कि
जो भी इसमें कारण रहे हो, कहीं ना कहीं जो भी सरकार की मंशा हो, क्योंकि एसआईटी तो देखिए पुलिस तो सरकार के इशारों पे ही काम करती है, कहीं ना कहीं रेणु बिष्ट को बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अभी हमारे पास एक ऑप्शन है कि सीआरपीसी में एक 319 सेक्शन होता है, उसमें हम इस तरह की कोई बात होती है कि किसी को आरोपी बनाया जाना चाहिए तो उसके खिलाफ हम जो है एक एप्लीकेशन कोटदार कोर्ट में मूव कर सकते हैं। तो हमारा ये विकल्प बचा हुआ है, लेकिन हम इसे पब्लिक डोमेन में लाना चाहते हैं, जनता के बीच में लाना चाहते हैं कि हमारी ओर से कोई कमी नहीं है। गवाहों ने अपनी गवाही भी दे दी है, उसके बावजूद जो साक्ष्य मिटाने की धारा 201 जो आईपीसी की धारा होती है, उसकी जो आरोपी हैं यमकेश्वर की विधायक रेणु बिष्ट, उनको इस केस में बचाया जा रहा है। और ये भी कई बार कहा जाता है कि वो साक्ष्य मिटाने के आरोपी नहीं है, क्योंकि क्राइम सीन नदी किनारे था। अंकिता को नदी चीला बैराज के किनारे वहां पे उसके साथ उसको धक्का दिया गया, तो क्राइम सीन नहीं हुआ। तो आप ये बताइए कि जो रिजॉर्ट था, आपने अगर बयान देखे होंगे या उस बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होगा, तो तमाम बयान कोर्ट में पड़े कि वहां उसको किस तरह से रिजॉर्ट के अंदर परेशान किया जा रहा है। तो क्राइम सीन कैसे नहीं हुआ? अगर पुल की तारे उसको कमरे में बंद करके रखता है दिन भर और वो बचाओ बचाओ चिल्लाती है, लास्ट में उसकी लास्ट कॉल में वो कहती है कि मेरा बैग ऊपर सड़क तक छोड़ाओ, तो क्या उसके साथ अपराध नहीं हो रहा था? तो हमारे हिसाब से वो भी क्राइम सीन था, और उसके लिए जो है 201 की जो आरोपी है रेणु बिष्ट को बनाया जाना चाहिए। ये हमारा चिंता का विषय है कि हम जुडिशियरी पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन एसआईटी ने किस तरह से केस को कोर्ट के सम्मुख रखा है, ये एक बड़ा सवाल है। और एक बड़ा सवाल सरकार के ऊपर भी है कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो ये कहती है कि हम बहुत ईमानदारी से काम करते हैं अपनी विधायक को बचाने के लिए, हमें लगता है कि एसआईटी को कहा गया है स्पष्ट रूप से कि आप इन्हें जो है 201 का मुजरिम मत बनाइए, इनको इनकी गवाही भी तलब मत करिए। एक तो हम आपके नॉलेज में ये बात लाना चाह रहे हैं, क्योंकि आप भी लीगल नॉलेज रखते हैं, आप भी अपने पत्रकार साथियों के बीच ये चर्चा जरूर होनी चाहिए कि रेणु बिष्ट 201 की मुजरिम क्यों नहीं हुई।